एपिसोड 41 एहसास। अगली सुबह राठौड़ मेंशन। अभय जब जिम से लौटा तो उसने देखा कि आयशा रूम में नहीं थी। उसे सबसे पहले वॉशरूम में चेक किया लेकिन वो वहाँ भी नहीं थी। फिर वो तुरंत नीचे गार्डन में गया उसे चेक करने के लिए, लेकिन वो वहाँ भी नहीं थी। तो वो घर के अंदर वापस चला गया और डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा रही सीमा से पूछा, मैडम को देखा कहीं? इस पे सीमा ने जवाब दिया, हाँ सर, मैडम तो अभी थोड़ी देर पहले ही तैयार होकर घर से बाहर गई थी। क्या वो तुम्हें बताकर गई है कि वो कहाँ जा रही है इतनी सुबह सुबह? अभय ने आयशा के लिए थोड़ा सा कंसर्न जताते हुए सीमा से पूछा। नो सर, मैंने उनसे पूछा था लेकिन वो मुझे इग्नोर करके चली गई, कुछ जवाब नहीं दिया उन्होंने मुझे मेरे सवाल का। सीमा ने अभय को जवाब दिया और वापस अपने काम पर लग गई। अभय वापस अपने कमरे में आ गया और अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाल कर आयशा का नंबर डायल किया, लेकिन उसने अभय का कॉल रिसीव नहीं किया और बार बार अपना फ़ोन बिजी कर दे रही थी। आखिर ये इतनी सुबह सुबह अचानक से कहाँ चली गई? अभय खुद से बोला। अब उसे आयशा की फिक्र होने लगी थी। उसे डर था कि कहीं जसबीर या कुलदीप में से किसी एक ने उसे फिर से किडनैप ना कर लिया हो। ये सोचते हुए अभय जितेंद्र को कॉल लगाने को हुआ, लेकिन तभी उसे आयशा का टेक्स्ट आया, आई एम बिजी राइट नाउ, विल कॉल यू बैक लेटर। उसका टेक्स्ट पढ़ने के बाद अभय को थोड़ी सी राहत मिली ये जानकर कि वो ठीक है, लेकिन उसे अभी भी इस बात की हैरानी हो रही थी कि आखिर वो इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई, वो भी बिना किसी को बताए। ये सब सोचते हुए वो वॉशरूम चला गया फ्रेश होने के लिए। एट राठौड़ इंटरनेशनल्स। अभय अपने केबिन में बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, तभी अचानक से उसके केबिन का डोर खुला और अभिमन्यु और अभीर दाखिल हुए। उन दोनों को अचानक से अपने केबिन में मौजूद देख अभय कुछ सेकंड्स के लिए चौंक गया। उसने उन दोनों से पूछा, क्या हुआ? तुम दोनों आज अचानक तुम दोनों यहाँ ऑफिस में कैसे? भाई साहब, मुझे आपसे कुछ कहना है, अबीर बोला, लेकिन तभी अभिमन्यु ने अबीर को देख अपनी नाक सिकोड़ते हुए अभय से कहा, भाई साहब, मुझे भी आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। उन दोनों को एक दूसरे के साथ इतना अजीब बिहेव करता हुआ देख अभय को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो उन दोनों को घूरते हुए उन दोनों से बोला, चल क्या रहा है तुम दोनों का? फिर से कुछ कर दिया है क्या तुम दोनों ने कॉलेज में? अभय की बात सुन दोनों ने अपना सिर ना में हिलाया और एक साथ बोले, भैया मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है फर्दर स्टडीज़ के लिए। ऑस्ट्रेलिया का नाम सुनते ही अभय अपनी फटी आंखों से उन दोनों को घूरने लगा। तुम दोनों पागल तो नहीं हो गए हो? दिमाग ठिकाने पे है तो है तुम दोनों का? अभय ने बेरुखी से उन दोनों से कहा, हाँ भाई, मेरा दिमाग तो ठिकाने पर ही है, लेकिन इसका पता नहीं। दोनों फिर से एक दूसरे को नीचा दिखाते हुए एक साथ बोले, मेरा दिमाग खराब मत करो दोनों के दोनों, पहले ही मेरा दिमाग बहुत ख़राब है। कहीं पता चला कि तुम्हारी भाभी का गुस्सा मैं तुम दोनों पर उतार दूँ, यहीं पीटूंगा तुम दोनों को अगर यहाँ से गए नहीं तो। अभय ने अक्खड़ के स्वर से ने उन दोनों से कहा, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा और अपनी ज़िद पर ही अड़े रहे। भाभी का गुस्सा आप हम पर क्यों उतारोगे? हमने क्या किया है? और वैसे भी आपको तो भाभी से नाराज़ होने का कोई हक ही नहीं है। नाराज़ तो भाभी को होना चाहिए आपसे। इस बार अभिमन्यु बोला और अभीर ने उसकी बात पर हाँ में हाँ मिलाई। ये तुम दोनों के दोनों अपनी भाभी की माला क्यों जपते हो इतनी? तुम्हारे दोनों के नाज नखरे मैं उठाता हूँ, तुम्हारी भाभी नहीं। और अगर तुम्हें उसकी ही नाम की माला जपनी है तो ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद जाकर उसी से करो। अब वो ही तुम्हारे दोनों के नाज नखरे उठाएगी, मैं नहीं। ये बोलने के बाद अभय अपनी चेयर पर वापस जाकर बैठ गया और अब बिना बहस किए दोनों के दोनों दफ़ा हो जाओ। ये बात अभय ने बड़ी बेरुखी से कही, बिना उन दोनों की तरफ देखे। अभय का ऐसा व्यवहार देख उन दोनों को बहुत हर्ट हुआ। वो दोनों बिना कुछ बहस किए वहाँ से चले गए। उनके वहाँ से जाते ही अभय वापस से अपने काम में लग गया, लेकिन जब उसका काम में मन नहीं लग रहा था, उसके जहन में बार बार आयशा का ही ख्याल आ रहा था। 2 दिन से मैं तुमसे ठीक से बात ही नहीं कर पाया हूँ। मैं तुमसे माफ़ी भी कैसे मांगूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इनफैक्ट मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम मुझे माफ़ करोगी भी या नहीं। अभय खुद से ही बातें किए जा रहा था। जब से उसने आयशा पर हाथ उठाया था, उसे आयशा के लिए हमदर्दी होने लगी थी, लेकिन तभी उसे मानसी वाला इंसिडेंट भी याद आ जाता था। ये कैसे आयशा ने मानसी से नाक रगड़वा कर माफ़ी मंगवाई थी। सेम टाइम पर अभय को मानसी के लिए भी हमदर्दी महसूस हो रही थी,
लेकिन जब चुनने की बारी आती आती थी तो वो कंफ्यूज हो जाता था कि उसे उन दोनों में से किसकी परवाह करनी चाहिए। वैसे तो मुझे आयशा से ऐसा कोई लगाव है नहीं और ना ही मानसी से, लेकिन बेचारी मानसी से बचपन से ही काफ़ी सफ़र किया है, इसलिए मैं मानसी का ही साथ दूंगा। बेचारी को बहुत बेइज्जत किया है आयशा ने। मैं गलती को मानता हूँ कि मुझे उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन अपने अहंकार में चूर आयशा ने मानसी को नीचा दिखाने के लिए उससे नाक रगड़वाकर माफ़ी मंगवाई। इसके लिए तो मैं आयशा को बहुत जल्द सबक सिखाऊंगा। अभय खुद से ही बातें कर रहा था, तभी उसे रिसेप्शनिस्ट का कॉल आया। कॉल रिसीव करते ही रिसेप्शनिस्ट ने उससे कहा, सर आपसे मिलने के लिए कुलदीप मेहरवाल सर आए हैं, क्या मैं उन्हें अंदर भेज दूँ? कुलदीप मेहरवाल का नाम सुनते ही अभय ने अपने दिमाग में एक सेकंड के लिए कुछ सोचा और फिर रिसेप्शनिस्ट को परमिशन दे दी। कुछ ही सेकंड्स में कुलदीप मेहरवाल चलकर अभय के केबिन के अंदर दाखिल हुआ। अभय ने फॉर्मेलिटी के लिए उसे बैठने को कहा। कुलदीप भी चेयर पर बैठ गया और अभय को देखने लगा। क्या हुआ कुलदीप, आज तुझे मेरी याद कैसे आ गई? अभय ने झूठा मजाक करते हुए उससे पूछा। लेकिन कुलदीप को उसकी इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो सीधा पॉइंट पर आते हुए उससे बोला, अभय सिंह राठौड़, हमेशा तेरी ही मर्जी नहीं चलेगी कि जिद भी तेरी और पट भी तेरी। आज मैं यहाँ तेरा फैसला सुनने आया हूँ। अभय ने एक नज़र घुमाकर उसे देखा और फिर बनावटी हंसी हंसते हुए उससे बोला, मेरा फैसला? लेकिन मेरा फैसला तो तू पहले से ही जानता है। तेरा वो फैसला मानसी से जुड़ा था, लेकिन अब तुझे घरवाली और बाहर वाली में से किसी एक को चुनना होगा। या तो अपनी बीवी चुन ले और या फिर दोस्त को चुन ले। कुलदीप अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए उससे बोला, बड़े ही शांत स्वर में। लेकिन अभय अपना आपा खो चुका था, क्योंकि अब कुलदीप ने उसके सामने एक ऐसी परिस्थिति खड़ी कर दी थी जो उसके लिए बहुत ही मुश्किल थी चुनना। अभय झटके से अपनी चेयर से उठा और कुलदीप का कॉलर पकड़कर उससे बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पर अपनी गंदी नज़र डालने की? अच्छा हुआ कि तू यहाँ खुद ही चलकर आ गया। मैं इसी ताक में था कि तू खुद मेरे पास चलकर आए और फिर मैं तेरी जान ले लूँ। उस दिन भी तूने मानसी को किडनैप करने का प्लान बनाया था ना, लेकिन अनजाने में तेरे हाथ मेरी बीवी लग गई। अभय की बात सुन कुलदीप सनकी की तरह हंसने लगा और उसने बोला, किसने कहा तुझे कि मैं उस दिन मानसी को किडनैप करने वाला था, लेकिन अनजाने में आयशा किडनैप हो गई, जबकि मैंने प्लान ही आयशा को किडनैप करने का बनाया था। सच बताऊं तुझे तो अब मेरा दिल आयशा पर आ गया है। मानसी में अब वो बात नहीं जो आयशा में है। सुना है कि आयशा बहुत तीखी है और मुझे तो तीखी चीज़ें बहुत पसंद है, इसलिए अब मुझे मानसी नहीं आयशा चाहिए। कुलदीप का आयशा के लिए इतना ही कहना था कि तभी अभय ने एक जोरदार मुक्का उसकी नाक पर मारा और उसकी नाक से खून बहने लगा। दोबारा अगर तूने अपनी गंदी जुबान से मेरी आयशा का नाम भी लिया ना, तो तेरे बाप को तेरी लाश भी नसीब नहीं होगी, समझा तू? ये बोलने के बाद अभय ने एक और मुक्का उसे मारा। अपनी नाक के खून को अपने रुमाल से साफ करते हुए कुलदीप उससे बोला, दो दो नाव में सवारी करना तुझे बहुत भारी पड़ेगा। मैं मानसी को अपने साथ लेकर ही जाऊंगा और तू मुझे नहीं रोक सकता। बहुत जल्द मैं मानसी से शादी करूंगा, रोक सकता है तो रोक ले। ये बोल कुलदीप वहाँ से चला गया। कुलदीप के वहाँ से जाते ही अभय का दिल दुखने लगा, क्योंकि कुलदीप मेहरवाल ने उसकी सबसे कीमती चीज़ उसकी बीवी आयशा पर हाथ रखने की कोशिश करी थी। अचानक से अभय का फ़ोन रिंग किया। उसने स्क्रीन पर देखा कि मान्यता का नाम फ्लैश हो रहा था, तो उसने कॉल पिक किया। हाँ मान्यता, बोलो। अभय ने अपनी टोन नॉर्मल करते हुए उससे कहा, अगर तुम आज फ्री हो तो क्या तुम मुझे मिल सकते हो? मान्यता ने उससे पूछा। हाँ ठीक है, कुछ सोचते हुए अभय ने जवाब दिया और फिर कॉल एंड हो गई। कुछ ही देर में अभय एलोरा कैफ़े पहुंचा, जहां मान्यता ने उसे बुलाया था मिलने के लिए। जब वो कैफ़े में एंटर हुआ तो उसने देखा कि मान्यता उसका वेट कर रही थी। अभय ने लंबे लंबे कदम उसकी ओर बढ़ाए और उस टेबल पर जा पहुंचा जहां मान्यता पहले से ही उसका इंतज़ार कर रही थी। हाय, कैसे हो? मान्यता ने उससे पूछा। अभय ने अपना मूड नॉर्मल करते हुए उसे जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी। मैं तो बस ऐसे ही तुम्हें मिलने के लिए यहाँ बुलाया था लिया। बहुत मन कर रहा था मेरा तुमसे मिलने का। मान्यता ने उसे वजह बताई तो अभय हल्का सा मुस्कुराया। कुछ देर यूं ही बातें करने के बाद अभय वहाँ से जाने को हुआ। जाने से पहले उसने मान्यता को ऑफ़र दिया, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। भला मान्यता अभय का ये ऑफ़र कैसे अपने हाथ से जाने देती? उसने तुरंत हाँ कर दी।
कैफ़े से बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि अचानक से मौसम ख़राब होने लगा है और मान्यता का घर वहाँ से काफ़ी दूर था। सिर्फ अभय का ही घर पास था, इसलिए अभय ने उसे आज अपने घर पर ही रुकने को कह दिया। मान्यता के लिए तो गोल्डन चांस से कम नहीं था। उसने तुरंत हाँ कर दी। फिर वो दोनों राठौड़ रेजिडेंसी पहुँचे। घर पहुँचते ही अभय ने देखा कि आयशा अभी तक घर नहीं पहुँची थी। आखिर अचानक से आयशा कहाँ चली गई? क्या मान्यता का अभय के घर आना कोई साजिश थी? जानने के लिए जुड़े रहे कहानी के साथ। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।